हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और आप लोग को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सॉल्यूशन मिलेगा ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आप लोग को पीडीएफ का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं ये वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप लोग जाकर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोलॉजी का सेट 1 है क्लास 11 का। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने फिजिक्स का सेट 1 का कंप्लीट करा दिया है, आप लोग जाकर के उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग का स्टार्ट होता है ग्रुप ए से, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है, व्हाट इज प्लांट हार्मोन। तो इसका उत्तर जो है कि पादप हार्मोन बहुत कम सांद्रता में पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन वेरी लॉ concentration in plant that control the growth and development of plants। ये हो गया आप लोग का पहला का आंसर। इसके बाद आगे है आप लोग का दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि है परपोषी से आप क्या समझते हैं। परपोषी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो परपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें एक जीव भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करता है। मतलब परपोषी हम लोग ऐसे जीव को कहते हैं कि जो जीवित रहने के लिए अपने भोजन किसी अन्य जीवित जीव से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग परपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। और आप लोग का इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पर देख सकते हैं आंसर, आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन कि श्वसन क्या है, श्वसन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर ग्लूकोज को तोड़ने और ऊर्जा छोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर द बॉडी यूजेज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। ये हो गया आप लोग का तीसरा नंबर वाला आंसर। इसके बाद है आप लोग का चौथा नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है रुधिर चाप क्या है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर यानी बीपी। तो रुधिर वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब या रुधिर चाप कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आप लोग को कहीं कहीं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं आप लोग को इंग्लिश से हिंट मिल जाएगा जो कि समझने में आप लोग को आसानी होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी से थोड़ा हिंदी समझने में भी आसान होगा। इसलिए मैंने कंबाइंड ही बना दिया है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वीडियो का अंत में बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन कि नेफ्रॉन क्या है, व्हाट इज नेफ्रॉन। तो यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं कि नेफ्रॉन गुर्दे यानी वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बाद आगे है आप लोग का छठा नंबर क्वेश्चन कि बाल और सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है, वेयर द बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट फाउंड। तो इसका जो आंसर है कंधे का जोड़ बाल और सॉकेट का संधि है। द शोल्डर ज्वाइंट इज अ बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये हो गया आप लोग का 6 नंबर का आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि TSH का विस्तारित रूप लिखे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ TSH। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, थायराइड उत्तेजन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH इसका हो गया फुल फॉर्म। इसके बाद आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग आगे हैं ग्रुप बी में, यानी तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कि सांस गुणांक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेटरी क्विटेंट। तो इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं कि श्वसन गुणांक, जिसे श्वसन अनुपात यानी RQ के रूप में भी जाना जाता है, श्वसन गुणांक को श्वसन के दौरान अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
द रेस्पिरेशन क्विडेंट ऑल्सो नोन एज द respiratory quotient is defined as the volume of carbon dioxide released over the volume of oxygen absorbed during respiration। ये हो गया आप लोग का इंग्लिश वालों का आंसर। इसके बाद ये इसका फार्मूला है श्वसन गुणांक का। श्वसन गुणांक RQ बराबर निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। इसके बाद आगे आप लोग का 9 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से मैं एकदम समझाते चल रहा हूँ आप लोग को। 9 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पाचन को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 हार्मोन के नाम लिखे एवं उनके कार्यों का वर्णन करें। नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनी 2 हार्मोन्स विच कंट्रोल डाइजेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि पेट में खिंचाव होने पर गैस्ट्रिजन का निर्माण होता है। यह पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरपूर गैस्ट्रिक जूस के स्राव को उत्तेजित करता है। सेक्रेटन ग्रहणी में निर्मित होता है और अग्नाशय को क्षारीय स्राव उत्पन्न करने के साथ साथ पेट के खाली होने की धीमा करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हो गया आप लोग का आंसर। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। इसके बाद है आगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिब्रेलिन्स ग्रोथ हार्मोन है जो कोशिकाओं के बढ़ाव को उत्तेजित करते हैं और पौधों को लंबा होने का कारण बनते हैं। जिब्रेलिन्स की पौधों की अन्य प्रक्रियाओं में भी भूमिका होती है, जैसे कि तने की लंबाई, अंकुरन, फूल आना और फल पकना इत्यादि। ये सब जिब्रेलिन का ही कार्य है। आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अंतःश्वसन और निःश्वसन को समझाया तथा इसमें शामिल पेशियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इनहेंशन एंड एक्सहेंशंस एंड डिस्क्राइब द रूल ऑफ मस्कल्स इन्वॉल्व इन इट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले आप लोग को हेडिंग देना है अंतःश्रवण। अंतःश्रवण के दौरान फेफड़ों में हवा खींचने के लिए वक्ष का आयतन बढ़ जाता है। यह श्वसन की मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। डायफ्राम सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है और पसलियों के बीच मांसपेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर खींचने के लिए सिकुड़ती है। वक्ष गुहा के भीतर बढ़ी हुई मात्रा वायुमंडलीय दबाव के कारण फेफड़ों के भीतर दबाव को कम करती है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि नतीजतन हवा एक दबाव ढाल के नीचे फेफड़ों में खींची जाती है। यह है आप लोग का इंग्लिश मीडियम वाला का आंसर, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आगे है निःश्वसन। आप लोग को निःश्वसन हेडिंग दे रहा है। इसके बाद लिखना है कि अगला चरण निःश्वसन है। डायफ्राम लचीलेपन के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है और पसलियों के बीच की मांसपेशियों का लचीलापन पसलियों को अंदर और नीचे ले जाती है। यह वक्ष गुहा के भीतर आयतन को कम करने और वायुमंडलीय दबाव के रूप में फेफड़ों के भीतर दबाव को बढ़ने के लिए प्रभाव डालता है। नतीजतन हवा एक दबाव के कारण नीचे फेफड़ों से बाहर निकलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सहेलेशन आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा या फिर मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। धमनी और शिरा में अंतर बताएं। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन एट्री एंड वेन। तो आप लोग को इसके भी आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एक तरफ लिख देना है धमनी और एक तरफ लिख देना है शिरा। तो यहाँ पर पहला अंतर है कि धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। यह हो गया पहला अंतर। इसके बाद दूसरा का है, यहाँ पर देख सकते हैं कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देते हैं और जबकि शिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे है आप लोग लिख सकते हैं तीसरा का अंतर कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। इसके बाद चौथा अंतर लिख सकते हैं कि धमनियों में भित्तियाँ मोटी और लचीली होती है, जबकि शिराओं में भित्तियाँ कम मोटी अर्थात पतली तथा कम लचीली होती है। आप लोग को मैंने 4 अंतर बता दिया है। आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 नंबर वाले थे। आप लोग को 3 ही बताने थे, लेकिन फिर भी मैंने 4 बता दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले के है, देख सकते हैं। एक तरफ लिख देना है
एट्रियप्सिस और एक तरफ लिख देना है वेन। यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शंस है, वाल्स है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पर अपीयरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर वाला क्वेश्चन कि जंतुओं में प्रचलन या गमन क्यों आवश्यक है। वाई लोकोमेशन इज इसेंशियल इन द एनिमल्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जंतुओं में प्रचलन या गमन आवश्यक है क्योंकि यह जंतुओं में गति की एक विधि है। इसमें जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। यह हमेशा जानवरों में होता है क्योंकि जानवर स्वपोषक नहीं होते हैं, वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। यह पौधों में कभी नहीं होता। प्रचलन गमन जानवर को विभिन्न तरीकों से मदद करती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है पहला कि भोजन खोजने में जानवर की मदद करे, यह जानवरों की कोशिकाओं से बचने के लिए मदद करता है और प्रचलन गमन प्रजनन में भी मदद करता है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर में आप लोग सेम वही है, बस यहाँ पर इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आप लोग को हिंदी में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग को इंग्लिश में लिख लेना है कि हेल्प द एनिमल टू फाइंड फूड, इसी प्रकार से है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे है आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के क्या कार्य है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या लिखना है कि प्रोजेस्टेरोन महत्वपूर्ण महिला सेक्स हार्मोन में से एक है। इसका मुख्य कार्य मासिक धर्म को विनियमित करना और महिला के शरीर में गर्भ अवस्था का समर्थन करना है। मासिक धर्म आप लोग समझते हैं जिसे कि हम लोग ऋतुस्राव भी कहते हैं, तो उसी को ये नियंत्रित करता है और गर्भ अवस्था का समर्थन करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन इज अ वन मोस्ट फीमेल सेक्स हार्मोन। इट्स मेन फंक्शंस आर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन एंड सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इन द फीमेल बॉडी। और यहाँ पर और भी दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे है लिग्निनाइजिंग हार्मोन मासिक धर्म चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। लिग्निनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह बाद में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करता है। यह हो गया आप लोग का आंसर। मैंने ग्रुप बी तक यानी सेक्शन बी तक इस वीडियो में करा दिया है। सेक्शन सी का जल्द ही लाऊंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो बस कुछ ही देर में यानी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सोल्यूशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सोल्यूशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।